जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं बिहार पुलिस का खान सर का जो ये पुस्तक है इसका आज तीसरा सेट होगा। तो तीसरा सेट हम देखेंगे और ये प्रैक्टिस सेट है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर जो मोहरे निर्मित है यह किसके निर्मित है? तो यह जो है सेलखड़ी की बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरे जो प्राप्त हुई है यह सेलखड़ी की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मोहरे सेलखड़ी से निर्मित है। इन मोहरों से पता चलता है कि यहाँ विदेशी व्यापार होता था। यह मोहरे बेलनाकार, आयताकार और वर्गाकार रूप से प्राप्त हुई है। यानी कि इसका जो आकार था सेलखड़ी की जो बना हुआ जो मोहर था, इन मोहर का आकार बेलनाकार, आयताकार और एक वर्गाकार था। अधिकतर मोहरे पर अभिलेख एक सिंह वाला बैल, भैंस और बाघ, गैंडा, हिरन, बकरी और देहात के चित्र अंकित हैं। इनमें सर्वाधिक आकृति एक सिंह वाले बैल की है। सबसे ज़्यादा मोहरे जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक मोहरे जो है कहाँ प्राप्त हुई है? तो यह जो है मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय शासक आश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ का जन्म जो है 872 ईस्वी पूर्व कहाँ तो वाराणसी में हुआ था और इनके जो पिता अश्वसेन नाम के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भारत के जो बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क में विशाल जर्मनी के एकीकरण, बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण में और शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी प्रकार सरदार पटेल की अगर हम बात करें तो भारत में अलग अलग 550 से जो अधिक रियासतों को इकट्ठा करके भारत के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो नील की खेती से जो है चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। इसका संबंध नील की खेती से। यह आंदोलन तिनकठिया पद्धति, तिनकठिया यानी 3/20 यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा पर जो है खेती करना होता था, तो इसलिए इसे तिनकठिया नाम दिया गया। इसके विरोध में किया गया था। महात्मा गांधी वहाँ पर राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था जो पूर्णतः सफल रहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जो प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेज जो भारत में स्थापित किए गए थे? तो यह हो जाएगा बम्बई, मद्रास और बंगाल। तो ये इसका जो है बी बिल्कुल सही है। तो प्रेसिडेंट से शहरों में अंग्रेजों का सीधा शासन होता था। बम्बई, बंगाल, मद्रास ब्रिटिश भारत में प्रेसिडेंसी शहर थे। बम्बई प्रेसिडेंसी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस हब के रूप में स्थापित हुआ था। तो किस रूप में? तो यह तो बिजनेस हब के रूप में यह स्थापित हुआ था 17वीं शताब्दी में। बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का एक उपनिवेशित क्षेत्र था जो अविभाजित बंगाल से बना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब? तो 1639 ईस्वी में किया गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी जो स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था, 31 दिसंबर को। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो 1857 का है यह कहाँ से? यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से शुरू हुआ था। यह एक तरह से सिपाही विद्रोह था और इसका प्रमुख कारण ब्रिटिश द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जो कारतूस का जो बंदूक था वो था और इसका नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। बी.डी. सावरकर ने 1857 ईस्वी के जो विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम विद्रोह बताया था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम विद्रोह 1857 ईस्वी क्रांति को किसने कहा था? यह बी.डी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुआ था उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कैनिंग था।
1857 क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल था। इनका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक था। लॉर्ड कैनिंग का गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 के एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार गवर्नर जनरल, यानी कि इसके अनुसार जो है गवर्नर ऑफ जनरल का नाम जो गवर्नर जनरल जो है इसका नाम जो वायसराय कर दिया। इस प्रकार अगर हम बात करें तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो आतंक का राज जो है रॉबस्पियर के शासनकाल को आतंक का राज कहा जाता है। रॉबस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति बनाई थी। इन्होंने कुलीन, पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। कोई दोषी पाता तो उसका सिर कलम कर दिया जाता था, नहीं उससे को जो है मौत का घाट उतार दिया जाता था। मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो यह जो माओ जेडोंग थे। कौन? तो माओ जेडोंग चीनी क्रांतिकारी राजनीतिक और साम्यवादी दल के नेता थे। इनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल रही। यह संसार का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में गिने जाते हैं। माओ जेडोंग जो है चीन के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज के जो प्रारूप है इसे कब अपनाया गया था? तो यह 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप भारत के संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। कब? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। यह 3 रंग के क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है और इसकी जो है अभिकल्पना पिंकली वेंकैया के द्वारा किया गया था और इसमें 3 समान चौड़ाइयाँ की क्षैतिज पट्टियाँ। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? यानी कि कहने का अर्थ है प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, यह कौन से संविधान संशोधन? यह 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। कब? तो 1976 ईस्वी। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान संशोधन करके 42वां जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत जो प्रस्तावना में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कि ये जो 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के तहत जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें इसे लघु संविधान भी कहा जाता। तो लघु संविधान किसे कहा जाता? तो 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि उस वक्त सबसे अधिक संशोधन संविधान में किए गए थे। नेक्स्ट दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की अगर हम बात करें तो यह सब सारी बातें अमेरिका से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यह जापान से लिया गया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुआ? तो अंग्रेजी भाषा के जो संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं प्राप्त हुआ। 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो यह भाषा से संबंधित है और वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। 1992 ईस्वी में कोंकणी भाषा को, मणिपुरी भाषा को और नेपाली भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया था। हालांकि 2003 ईस्वी में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। जबकि 21वां संविधान संशोधन के तहत अगर हम बात करें तो इसमें जो है जोड़ा गया था सिंधी को। इस प्रकार जो है मूल संविधान में कुल 14 भाषा, हालांकि वर्तमान में 22 भाषा इसमें शामिल है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया था? मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में शामिल किया गया था। 1976 ईस्वी में इसका क्या हो जाएगा? डी। और यह मौलिक कर्तव्य को जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 51 में क के रूप में जो है इसे शामिल किया गया था।
नेक्स्ट दोस्तों, भारत निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ नहीं है? तो यह जो है तमिलनाडु में नहीं है। द्विसदनीय विधानमंडल कुल भारत के कुल 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? तो कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो वह 6 राज्य कौन कौन है? तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो यानी क्या आ गया? कर्नाटक 1, आंध्र प्रदेश 2, तेलंगाना 3 हो गया, 4 महाराष्ट्र, 5 उत्तर प्रदेश और 6 बिहार। इस प्रकार कुल 6 राज्य है जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट दोस्तों, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य जो है संख्या क्या है? तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या कुल 250 है। इसका बी हो जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा संसद के उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कुल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम जो आयु, देखिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है जो कभी विघटन नहीं होता है। और लोकसभा के सदस्य रहता है तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है यह 1992 में संविधान का अंग बना। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा यह संवैधानिक व्यवस्था लागू की गई। भारत में पंचायती राज प्रथम बार 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया था? राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है 1993 ईस्वी में भारत में स्थापित किया गया था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ थे, राष्ट्रीय मानव आयोग के प्रथम अध्यक्ष। और यह जो एक संवैधानिक संस्था यानी कि बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। यह सदन के अधिनियम के बाद बनी थी। नेक्स्ट दोस्तों, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए की जा सकती है। क्या हो जाएगा? इसका जो है डी हो जाएगा, यानी कि 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। तो सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली को जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक के लिए करती हो। नेक्स्ट है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ये जो है नीला ग्रह, जैसा कि जानते हैं पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। तो नेपच्यून के अलावा पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह। पृथ्वी का लगभग 29% भाग महाद्वीपों और द्वीपों से युक्त है। 71% पानी के साथ कवर पृथ्वी के अधिकतम ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ। पृथ्वी के बाहरी परत कठोर हिस्सा में विभाजित। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो ओसाका जो है यह जापान में स्थित है, औद्योगिक क्षेत्र है। और लाकाशायर ब्रिटेन में है, औद्योगिक क्षेत्र है। सेलम की अगर हम बात करें तो यह भारत में है। और बर्मिंघम जो है यह जो है फ्रांस में नहीं है। बर्मिंघम कहाँ? यह जो है इंग्लैंड में है, यानी कि ब्रिटेन हो जाएगा बर्मिंघम। तो बर्मिंघम फ्रांस का शहर नहीं है, यह इंग्लैंड का एक शहर है। ओसाका जापान का एक शहर है। जापान छोटे बड़े द्वीपों का देश है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो जापान किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। जापान की राजधानी जो है टोक्यो हो जाएगा और मुद्रा येन। लंका जो है शायर ब्रिटेन का एक शहर है जो ब्रिटेन के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1866 वर्ग मील है। सेलम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, वह गुण जिसके कारण कोई भी पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है तो क्या कहलाता है? तो वह प्रस्वेदन कहलाएगा। प्रस्वेदन। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे प्रस्वेदन कहते हैं, जिसके कारण ही पृथ्वी पर वर्षा होती है। नेक्स्ट है, मुंबई हाई किससे संबंधित? मुंबई हाई जो यह पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। यह अरब सागर में स्थित है जिसे 1976 ईस्वी में खोजा गया था।
तो मुंबई हाई की जो खोज जो है 1976 ईस्वी में किया गया था। स्थित कहाँ है? तो यह जो है अरब सागर में स्थित है। यह ONGC के अधीन है और तेल संचालन भारत के तेल और प्राकृतिक गैस नियामक यानी कि ONGC के द्वारा यह जो चलाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो यह जो है लाल सागर से, सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह अफ्रीका और एशिया के बीच की सीमा को विभाजित करती है। यह दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी भारतीय महासागरों से बचते हुए अरब सागर से लंदन की यात्रा की दूरी को कम करती है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। कौन सा? तो नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना में स्थित है, कृष्णा नदी पर है। 1966 में निर्मित किया गया था और यह जो है एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना। कौन सी परियोजना है? तो मयूराक्षी परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर बनी हुई है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल की एक जल विद्युत और सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट है दोस्तों वनस्पति जो कि विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, वह कौन सा हो जाएगा? तो वह अकेसिया। ओकेसिया की अगर हम बात करें तो वनस्पति विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। महोगनी, रोजवुड और आयन वुड वनस्पति विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जो है रोपण खेती कहते हैं। कैसे? तो रोपण कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है। यह व्यावसायिक कृषि का ही एक रूप है जहां फसलों को लाभ के लिए कृषि के कार्य की जाती है। रोपण कृषि हमारे देश के कृषि की उच्च उत्पादन और रोजगार के साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए विशेष योगदान देती है। नेक्स्ट दोस्तों भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता है? यह हो जाएगा मक्का का। मक्का का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन भी है और उपभोक्ता भी है। भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है यह कर्नाटक में होता है। कहाँ? तो कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक के बाद जो है मक्का जो भारत में सबसे अधिक कहाँ? कर्नाटक, उसके बाद राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, बिहार जो है चौथा स्थान हो गया, फिर पांचवा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो दुनिया का जो है तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? USA यानी कि जो है अमेरिका हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, लेकिन अब जो है चीन का भी रिकॉर्ड भारत तोड़ दिया था। सबसे अधिक जनसंख्या क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। दूसरा स्थान पर अब चीन का स्थान आ चुका है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है दोस्तों। नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। तो CSO यानी कि केंद्रीय जो है सांख्यिकी संगठन, इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना है। CSO के द्वारा ही थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय पर कौन सी समिति बनी है? यह जो तारापोर समिति बनी है। कौन सी? तो तारापोर समिति। भारत में पूंजी खाते में परिवर्तन के लिए तारापोर समिति बनी। यह बैंक ऑफ इंडिया द्वारा SS तारापोर की अध्यक्षता में गठित समिति थी, जिसे 1996 ईस्वी में कुछ निश्चित दिशाओं की पूर्ति पर क्रमिक ढंग से पूंजी खाते में परिवर्तन करने के लिए सिफारिश का उल्लेख किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंडल जो है उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा हो जाएगा इलाहाबाद मंडल, झांसी मंडल और आगरा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोटा मंडल जो है उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। और यह जो पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा कहाँ का? तो पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा है। इसका निर्माण 1 अप्रैल 1952 में किया गया था। नेक्स्ट है वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो कौन सा हो जाएगा? गालापेगोस द्वीप। तो गालापेगोस द्वीप हो जाएगा। गालापेगोस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया। तो जैव विकास के संबंध में कौन अध्ययन किया था? चार्ल्स डार्विन ने। गालापेगोस द्वीप क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का मुख्य भूमि के पश्चिमी तट पर लगभग 600 मील की दूरी पर स्थित है और इस द्वीप की जो राजधानी प्यूर्टो बेकेरिजो मोरेनो है।
नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यह जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का जो उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना है और उन्हें जो है जागरूक बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अलावा भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, याद रखेंगे दोनों। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पहली बात तो है पोला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? यह महाराष्ट्र में मनाई जाती है पोला त्योहार। और इसमें कौन सी जानवर की पूजा की जाती है? तो इसमें बैल की जो है पूजा किया जाता है। इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पोला त्योहार में बैलों का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। यह त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है और इस दिन बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, जिसे कर्नाटक में कंबाला कहा जाता है। तो पोला त्योहार जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, इसी त्योहार को कर्नाटक में कंबाला कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों के द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह जो कायांतरण कहा जाता है। बिल्कुल इसका बी सही हो जाएगा, कायांतरण। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों के द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतर कहलाती है। वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है और लैंगिक जनन कहलाता है। वृद्धि का मतलब है ग्रोथ होना। नेक्स्ट है प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है किसमें? तो यह राइबोसोम हो जाएगा, एक नंबर बिल्कुल सही। 1955 ईस्वी में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज प्लाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम की खोज किसने किया था? जॉर्ज प्लाडे ने। उन्होंने इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ हैं। प्रोटीन का निर्माण में कार्यरत यह करती है। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पादप और जंतु कोशिका द्रव में बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य जो है प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना और कोशिका की आकृति प्रदान करना है। झिल्लियों के तंत्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हड्डी और पेशी को जोड़ता है कौन? तो यह जो है कंडरा की अगर हम बात करें तो हड्डी और पेशी को जोड़ता है। पेशी एक अस्थि से निकलती है जो उसकी मूल बिंदु कहलाती है तथा दूसरी अस्थि पर कंडरा द्वारा लगती है, जिसे उसकी चेष्टा बिंदु कहलाती है। कुछ पेशियां ऐसी भी है जो कलावितान में लगती है। दोनों के बीच में लगे लंबे मांससूत्र रहते हैं, जिसकी संख्या बीच के भाग से अधिक होती है। नेक्स्ट है मानव पीत जो पीले हरे रंग का तरल है। इसकी जो प्राकृतिक होती है कैसी? यह जो क्षारीय प्राकृतिक होती है। पीत रस प्राकृतिक में क्या होता है? यह क्षारीय होता है। इसमें जैविक नमक होता है, जिसे पीत नमक के रूप में भी जाना जाता है। पीत के रस में पीत लवण होते हैं, जिसे बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन कहते हैं। ये छोटे आंत में बड़े वसा वाले ग्लोब्यूलस को छोटे आंत में तोड़ देता है ताकि अग्नाशय एंजाइम आसानी से उन पर कार्य कर सके। नेक्स्ट है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो किसने किया था? तो रक्त परिवहन तंत्र जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। विलियम हार्वे मानव शरीर में रक्त के पूर्ण परिसंचरण को पहचानने और इस विचार का समर्थन करने के लिए प्रयोग और तर्क प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो कुल 22 हो जाएगा मानव खोपड़ी में। मानव के खोपड़ी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक कपाल है और दूसरा हमारा मस्तिष्क, जिसमें सुरक्षित रहता है। दूसरा चेहरा कपाल का 8 जो है प्लेटनुमा हड्डियां होती है जो आपस में जुड़ी हुई होती है, और चेहरे पर कुल 14 हड्डी। कुल मिलाकर मनुष्य के खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो आपातकालीन हार्मोन दोस्तों एड्रेनलिन को कहा जाता है। एड्रेनलिन, इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है।
एड्रिनल हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। इसलिए इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह त्वरित प्रक्रिया की शुरुआत करता है जिससे व्यक्ति को तनाव से लड़ने में और सोचने समझने में भी मदद करता है। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ट्रिपल जो एंटीजन है यह काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। इन 3 रोगों से बचाता है ट्रिपल एंटीजन। तो डीपीटी यानी कि डीपीटी की हम बात करें तो डीपीटी संयोजित टीकों का एक जो है श्रेणी को संदर्भित करता है जो मनुष्य को होने वाले 3 संक्रामक रोग से बचाता है। यह रोग है डिप्थीरिया, पर्टूसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, और टेटनस। नेक्स्ट है वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, तो वह है मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट एक ऐसा द्रव है जिसका कोई रंग नहीं होता, बहुत ही कम तापमान पर यह उबलने लगता है और यह काफ़ी ज्वलनशील भी होता है। हवा के संपर्क में आते ही यह जलने लगता है। इसकी गंध बहुत तेज होती है। भोपाल गैस दुर्घटना भी इसी गैस के कारण हुई थी। अमोनिया गैस हवा से हल्का होता है। अमोनिया गैस जो हवा से क्या होगा? हल्का। सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी, अमोनिया गैस हवा से हल्की, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली गैस। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सा एक मौलिक इकाई नहीं है? तो मौलिक इकाई कौन सा नहीं? तो मौलिक इकाई है मीटर, किलोग्राम, केल्विन। तो क्या हो जाएगा? ये जो है क्यूबिक मीटर, यह मौलिक इकाई नहीं है। 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर ऊंचे घन के आयतन 1 घन मीटर होता है। आयतन का एसआई मात्रक जो है क्यूबिक मीटर होता है। क्यूबिक मीटर जो है आयतन का क्या है? एसआई मात्रक। लंबाई की मौलिक इकाई मीटर हो जाएगा और भार की जो मौलिक इकाई किलोग्राम है। तापमान का मौलिक इकाई केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? तो सदिश राशि वेग हो जाएगा। सदिश राशि, वेग एक सदिश राशि है। इसमें द्रव्यमान के समय, लंबाई, यह सभी अदिश राशि, यानी कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, यह सब क्या है? अदिश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो जड़त्व जो है एक रेलगाड़ी का जो है जड़त्व क्या होगा? अधिकतम होगा। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल इसको अपनी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए विवश न कर दे। जैसे एक ठेलागाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाता है तो उसकी गति में ना के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेलागाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेलागाड़ी से क्या अधिक। नेक्स्ट दोस्तों, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होता है तो कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो जाएगा? तो कार्य बराबर जो है बल गुना विस्थापन। बल कितना लग रहा है? 60 और विस्थापन हो रहा है 10, यानी कुल क्या हो जाएगा? तो 600 जूल हो जाएगा। इस प्रकार इसका सी जो है बिल्कुल सही है। सब तो क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट है यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। यातायात सिग्नल में क्यों? तो लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है और लंबी दूरी तक इसे देखी जा सकती है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही। वाहनों को रोकने के लिए यातायात संकेतों में लाल रंग का उपयोग करने का मुख्य कारण यह है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होगा। यह कम से कम बिखरा हुआ है तो यह सबसे लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है और बारिश, धुंध और कोहरे के माध्यम में भी प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 212 फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक होता है। फ़ारेनहाइट एक थर्मोडायनेमिक तापमान पैमाना होता है जहाँ पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो यह जो वर्ण पट्टी कहा जाता है विभिन्न रंगों के समूह को, इसका क्या हो जाएगा? ए जो है बिल्कुल सही। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ण पट्टी कहते हैं, क्योंकि वर्ण पट्टी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ऑप्टिक्स में किया गया था, जहां इंद्रधनुष के रंगों में अनगिनत विभिन्नताएं देखी गई। जब सूर्य के प्रकाश
प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तनांक के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है और इस तरह से प्राप्त रंगों के समूह को के आवरण को पटल या वर्णक्रम कहते हैं। और प्रिज्म से जब सूर्य के प्रकाश को जब गुजारा जाता है, प्रिज्म से जब सूर्य के प्रकाश को जब गुजारा जाता है, यह कुल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? कुल 7 रंगों में। और सबसे ऊपर जो है लाल और सबसे नीचे क्या होगा? बैंगनी रंग होता है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती जो है धारा में क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा की अगर हम बात करें तो धारा की दिशा और धारा के मान दोनों बदलते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? सी। प्रत्यावर्ती धारा एक विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा कैसी धारा है? यह एक विद्युत धारा है जो समय समय पर दिशा को उलटती है और प्रत्यक्ष परिमाण के विपरीत समय के साथ लगातार अपनी परिमाण बदलती है, जो केवल एक दिशा में बदलती है। नेक्स्ट दोस्तों पल्सर जो होते हैं, पल्सर यह तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। पल्सर एक अत्यधिक चुंबकीय घूर्णन वाला कॉम्पैक्ट तारा है जो अपने चुंबकीय ध्रुव के बाहर विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट दोस्तों कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो यह हो जाएगा टेलीविजन सेट का एक भाग है। कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक फास्फोरेट स्क्रीन पर चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए बीम को जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया था? यह जो बोहलर ने बताया था। नील जो है बोहर द्वारा 1913 ईस्वी में बताया था कि एक परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर ही होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इनमें से कौन सा क्रम सापेक्ष जो है साइज को स्पष्ट दिखाता है? यह क्या हो जाएगा? 1 नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। Li ग्रेटर देन Na ग्रेटर देन K। तो जैसे जैसे हम एक आवर्त में चलते हैं तो नाभिक जो है आवेश बढ़ता है, परमाणु आकार घटता है और इसलिए आयनिक ऊर्जा भी बढ़ती है। एल्युमिनियम में से इलेक्ट्रॉन 3p कक्ष में से निकलेगा, जबकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन अस्थिर कक्ष 3s से निकलेगा, क्योंकि एक अस्थिर कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए मैग्नीशियम की आयनिक ऊर्जा अधिक होगी और एल्युमिनियम और सिलिकॉन से। नेक्स्ट है सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? यह साझा तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि सभी अम्लों का साझा तत्व है। यह एक जैसे धर्म है, इसका कोई गंध स्वाद और रंग नहीं होता। यह सबसे हल्का तत्व भी है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। इसकी परमाणु संख्या 1 होता है। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो एक रासायनिक तत्व है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस ही है जो 78%। यह रंगीन, गंधहीन और प्रायः अक्रिय गैस है। इसकी परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो 7 है नाइट्रोजन का। सल्फर जो है कि अगर हम बात करें, सल्फर या गंधक एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 16 सल्फर का। यह ऑक्सीजन के समूह में आता है और इसके पदार्थों में विभिन्न रूपों में यह विद्यमान होता है। ऑक्सीजन रंगहीन स्वादहीन गैस है जो कि पूरी प्राणी जाति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके परमाणु संख्या 8 है ऑक्सीजन का। और नाइट्रोजन के बाद पाए जाने वाले सबसे अधिक गैस जो है वायुमंडल में क्या है? तो ऑक्सीजन ही है। नेक्स्ट दोस्तों सोने और मॉलिब्डेनम सतह पर NH3 के अपघटन अभिक्रिया के लिए जो उदाहरण है वो उदाहरण है शून्य क्रम। उदाहरण के लिए उत्प्रेरक सतह सोना या मॉलिब्डेनम अणुओं के कवर किया जाता है और उत्पादन का गठन के समय भी इसकी एकाग्रता बनी रहती है। इस प्रकार यह शून्य क्रम प्रतिक्रिया का एक उदाहरण। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या है? तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण जो है यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ग्लूकोज या शोषण कार्य का ऑक्सीकरण गर्मी ऊर्जा की एक विशाल मात्रा का उत्पादन करता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इस तरह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी गर्मी ऊर्जा पैदा करता है और इसलिए हम ग्लूकोज के एक जो है एक्जोथिमिक प्रक्रिया के रूप में मान सकते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन जो है नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, निकाय का एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और पदार्थ का रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होता है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही। रासायनिक परिवर्तन के साथ निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण, रंग बदलना, गंध निकलना आदि जो है यह गुण मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिनथस प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, यह चांदी हो जाएगा। पैटिनथस प्रक्रिया पैटिनथस जो है नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। यह एक प्रक्रिया में शीशे में से चांदी को निकाला जाता है इस प्रक्रिया में। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो यह जो है यूरेनियम का प्रयोग किया जाएगा। किसका, यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा के निर्माण में वर्तमान समय में यूरेनियम धातु के खनिजों का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम तथा पीच ब्लाइड में यूरेनियम के ऑक्साइड की मात्रा 69 से 91% तक होती है तथा यूरेनियम के प्रमुख खनिज है पिच ब्लेंड और यूरेनाइट। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट भारत में बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कॉपर एक भौतिक तत्व है जिसका उपयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित है। तो ल्यूकेमिया से जो प्रभावित है वह रक्त हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ल्यूकेमिया आपके रक्त और अस्थि मज्जा में पाया जाने वाला एक प्रकार का कैंसर है और यह असामान्य सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के तेजी से उत्पादन के कारण होता है। ये असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाओं संक्रमण से लड़ने की क्षमता इसमें नहीं होती है और लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स के उत्पादन के लिए अस्थिर मज्जा की क्षमता को छीन करती है। नेक्स्ट है दोस्तों सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता था। सुपरसोनिक विमान जो है ओजोन परत को जो है ओजोन मंडल इसको क्या करता था, हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में जो परत पाई जाती है वह है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। यह जो है पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले परतों का जो है एक क्रम है। नेक्स्ट है एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा जो होता है क्या होता है, ऊर्जा घटती है। 10% सिद्धांत के अनुसार एक सिद्धांत है जिसे 10% का सिद्धांत कहा जाता है। तो 10% के सिद्धांत के अनुसार खाद्य श्रृंखला के हर चरण में कुल पिछले चरण की ऊर्जा का 10% हिस्सा अगले चरण में जाता है। जिस हिसाब से 4 से 5 चरणों के बाद ऊर्जा समाप्त हो जाती है इसलिए खाद्य श्रृंखला कम चरणों की होती है तथा हर चरण पर ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट है चाचा जो है संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, यह क्या हो जाएगा, चचेरा। चाचा संज्ञा से चचेरा विशेषण शब्द बनेगा। विशेषण तभी बनेगा जब कोई वाक्य बनेगा। विशेषण शब्द से अभिप्राय है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। ऐसे शब्द संज्ञा के साथ लगातार संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे वह मेरा चचेरा भाई है, यहाँ चचेरा शब्द क्या है, विशेषण का काम करेगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता को प्रकट करता है। यहाँ दिया हुआ इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विशेषण जो है बहुत हो जाएगा। इसका यानी कि बी जो है बिल्कुल सही है। उपरोक्त वाक्य में ऊंचे ऊंचे शब्द विशेषण है जो कि पहाड़ की विशेषता बता रहा है। बहुत ऊंचे ऊंचे में बहुत शब्द प्रविशेषण है जो कि विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट है पढ़ना जो है कौन सी क्रिया का भेद है। पढ़ना की हम बात करें तो कोई नहीं हो जाएगा। ये पढ़ना एक सकर्मक क्रिया, कैसा क्रिया था, सकर्मक। सकर्मक क्रिया से अभिप्राय है कि जिस क्रिया से कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया का। जैसे सुमन पुस्तक पढ़ती है, सुमन जो है पुस्तक पढ़ती है। यदि वाक्य में क्या से प्रश्न करें तो सुमन क्या पढ़ती है तो उत्तर मिलता है पुस्तक, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होगा। राहुल फल खाता है, उपयुक्त वाक्य में क्रिया क्या होगा, सकर्मक होगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। शब्द के सही समास वाला विकल्प जो है पहचानना है, कौन सा हो जाएगा। तो सप्त जो है सिंधु, तो सप्त सिंधु नहीं 7 सिंधुओं का जो है समूह। सप्त सिंधु शब्द जो है द्विगु समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, द्विगु।
द्विगु समास से अभिप्राय उस समास से है जिसका पहला पद क्या हो, संख्या वाचक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक जो है शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। इससे कनक, तो कनक मतलब क्या हो जाएगा, सोना, इसलिए क्या हो जाएगा इसका 1 नंबर बिल्कुल। कनक शब्द के अनेकार्थी शब्द में धतूरा, गेहूं, सोना आदि जो है ये सब आता है। नेक्स्ट है सुगम शब्द का विलोम जो है क्या होगा, तो सुगम का विलोम दुर्गम हो जाएगा। तो दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। सुगम यानी कि सरल मार्ग या रास्ता होता है, दुर्गम का विलोम सुगम शब्द बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है लोहे का चना चबाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, यह है संघर्ष करना। तो लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, संघर्ष करना, किसी काम को करने में बहुत कठिनाई महसूस करना। वाक्य प्रयोग जो आज के समय में IAS में प्रथम आना, लोहे की चने चबाना, जैसे इस तरह से वाक्य प्रयोग हो गया इसका। नेक्स्ट है कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं, यह हो जाएगा लता मंगेशकर। तो कुमार जो है गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं, तो यह हो जाएगा 1 नंबर लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व जो है बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर को मानते हैं। लता मंगेशकर का जन्म की अगर हम बात करें तो 28 सितंबर 1929 में हुआ था। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। इनको भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, साकेत काव्य के लेखक कौन है, साकेत काव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। साकेत मैथिली शरण गुप्त रचयिता महाकाव्य के नाम से है। इसका प्रथम प्रकाशन सन 1931 में हुआ था और इसके लिए उन्हें 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। इस कृति में राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का जो चित्रण गुप्त जी ने किया है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है, वह अत्यंत मार्मिक और गहरी मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से ओतप्रोत है। साकेत राम कथा पर आधारित है, किंतु इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। साकेत में कवि ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदय स्पर्शी प्रसंग तथा उर्मिला के विरह दशा के अत्यंत मार्मिक चित्रण भी किया। नेक्स्ट है ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ई प्लस रेप है प्लस मूर्धन से य प्लस आ हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इंग्लिश क्वेश्चन है कि फोर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। तो क्वेश्चन है 87 का कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो 11 गुना 12 क्या हो जाएगा, 132 और 12 गुना 13 जो है 156। इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद के साथ उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। तो एस के बाद क्या होता है टी, ओ के बाद पी हो जाएगा, सी के बाद डी, के बाद एल और एस के बाद टी। तो उसी प्रकार पी के बाद क्या हो जाएगा, पी के बाद क्यू हो जाएगा, पी के बाद क्या होगा, पी के बाद क्यू होगा, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, इस प्रकार ए हो जाएगा और टी के बाद यू और एस के बाद टी। नेक्स्ट दोस्तों एक्स जो है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है और वह बाएं मुड़ जाता है और आगे 7 किलोमीटर जाता है और फिर जो है वह दाएं मुड़ता है और वह आगे 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर वह किस दिशा में जा रहा है। इसका जो हो जाएगा यानी कि डी नंबर हो जाएगा, वो किस दिशा, तो वह दक्षिण की ओर दिशा जा रहा है। क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन हो जाएगा। तो फोर्थ डे क्या है, शुक्रवार है, तो शुक्रवार क्या आएगा 4, 11, 18 और 25 में आएगा। तो करा उसके बाद तीसरा दिन तो क्या होगा 28 यानी कि सोमवार। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा डी। नेक्स्ट दोस्तों, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो ये उस तस्वीर से कैसा है, तो वह जो उसकी अपनी ही तस्वीर है। इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा।
इसका मैथ दिया हुआ है, इसको अगर आप हल करते हैं तो क्या आएगा, 8 आएगा, लेकिन 1 नंबर। नेक्स्ट है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो 22 कैरेट सोना में शुद्ध सोना कितना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, शुद्ध सोना कितना है, 22 है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का है, लेकिन 22 कैरेट जो है सोने में शुद्ध सोना का परसेंट पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 22/24 और गुना 100। इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या आएगा, बी नंबर आंसर आएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, इसको अगर आप जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, बी नंबर बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जो 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचती, किंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचेगा। इसको भी हल करेंगे, 1683 आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाती है तो क्रय मूल्य में 10% की हानि होगी, तो आरंभिक मूल्य क्या होगा, तो यह जो है 125 हो जाएगा। इसको अगर आप हल करेंगे तो। नेक्स्ट दोस्तों, बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर जो आधारित है वो जो है किस पर, कृषि हो जाएगा। बिहार की आर्थिक समृद्धि जो है कृषि के विकास पर आधारित है। इसका क्या हो जाएगा, 1 जो है बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है किसका, तो ये जो कछाड़ी मिट्टी का है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मेलन का जो है महासम्मान योजना शुरू किया था। तो शेतकारी महासम्मान योजना, नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया था महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने एक नई वित्तीय योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 का भुगतान किया जाएगा। मुंबई के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में नमो शेतकारी महासम्मान योजना को मंजूरी दी गई थी। यह राशि केंद्र द्वारा पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जा रहे 6,000 के अतिरिक्त है। महाराष्ट्र राष्ट्रमंडल ने पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति का भी मंजूरी दी है। इस तरह प्रदेश में कुछ पर्यटन स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने की भी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामांकन किया है। यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे के उत्तर प्रदेश जोन ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने डीजल इंजनों के नाम शहीदों के नाम पर रखे। रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट के माध्यम से वीडियो और तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी भी दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि भारतीय रेलवे देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को सलाम करता है और उनमें से एक इंजन पर 26/11 बम्बई हमलों में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के नाम अंकित है, लिखा हुआ है। तो इसके साथ ही दोस्तों सेट जो है 100 प्रश्नों का जो यह सेट था समाप्त हुआ। मुझे यकीन है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अन्य वीडियो आप तक जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। थैंक यू।